हेलो डेवलपर्स। तो आज मैं बात करने वाला हूँ सी शार्प इंटरव्यू पार्ट 1 के बारे में। यहाँ पे मैं 15 से ज़्यादा क्वेश्चन शेयर करूँगा जो कि करंट में पूछे जा रहे हैं। सी शार्प से रिलेटेड अगर कोई इंटरव्यू होता है या फिर डॉट नेट के अंदर आप इंटरव्यू दे रहे हैं तो उसके अंदर ये सारे क्वेश्चन सी शार्प पर्टिकुलर पोर्शन के अंदर ये पूछे जाते हैं। तो ये इसका पहला पार्ट है। इसके अलावा मैं पार्ट वन ही है, पार्ट 2 में शेयर करूँगा। और इसके अलावा मैं डॉट नेट और डॉट नेट कोर के भी क्वेश्चन शेयर करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं ये पार्ट 1 के इंटरव्यूज के क्वेश्चंस। तो पहला क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज ओप्स। ओप्स बेसिकली क्या होता है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग दैट इम्प्लीमेंट रियल वर्ल्ड एंटिटी लाइक इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, abstraction, class, object. So the main aim of OOPS is bind together the data and the function that operate on them so that no other part of the code can access this data except that function. सो OOPS के अंदर बेसिकली कई सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे आपका हो गया क्लास, ऑब्जेक्ट, एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म। सो ये बेसिकली इसके मेन कॉन्सेप्ट होते हैं। जब भी आपको उप्स के बारे में पूछे जाए तो इसके शॉर्ट डेफिनेशन आप जरूर बताइए। इसमें पहला है क्लास। क्लास जो होता है आपका यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है, जिसके अंदर हम डेटा मेमोरी फंक्शन आपका कंसिस्ट होते हैं विच कैन बी एक्सेस एंड यूज बाय क्रिएटिंग एन इंस्टेंस ऑफ द क्लास। तो बेसिकली हम जब क्लास का इंस्टेंस क्रिएट करते हैं न्यू कीवर्ड के थ्रू, तो उस ऑब्जेक्ट के थ्रू हम उस प्रॉपर्टीज और मेथड को कॉल करके हम उसको यूज कर सकते हैं। क्लास बेसिकली आपका ब्लूप्रिंट होता है किसी ऑब्जेक्ट के अंदर। उस क्लास के ऑब्जेक्ट के लिए उसका पूरा एक ब्लूप्रिंट होता है। तो ऑब्जेक्ट क्या होता है? ऑब्जेक्ट बेसिकली आपका इंस्टेंस होता है उस क्लास का। क्लास मतलब इंस्टेंस मतलब उसका एक हम बेसिकली पार्ट मान सकते हैं। जब हम क्लास क्रिएट करते हैं तो कोई भी मेमोरी एलोकेट नहीं होती है। जब हम उसको लीव कीवर्ड के थ्रू या डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू हम उसको यूज़ करते हैं तब उसका एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है तब जाकर उसका एक मेमोरी के अंदर एक स्पेस एलोकेट होता है। ऑब्जेक्ट बेसिकली क्या होता है? आइडेंटिटी, स्टेट और बिहेवियर को डिफाइन करता है। तो ये शॉर्ट में आप बता सकते हैं। उसके बाद है आपका एक्सेस मॉडिफायर, और जो कि स्पेसिफायर भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन ज़्यादातर उन लोगों से पूछा जाता है जो फ्रेशर लेवल पे हो या फिर 1-2 साल का एक्सपीरियंस हो। एक्सपीरियंस से भी पूछा जाता है, लेकिन प्रोटेक्टेड और इंटरनल ये दो एक्सपीरियंस से जरूर पूछा जाता है। इसमें पहला है कि आपका पब्लिक। पब्लिक बेसिकली क्या होता है? एक्सेस ग्रांटेड टू द एंटायर प्रोग्राम। मीन्स जो भी आप क्लास मेथड क्रिएट कर रहे हैं क्लास के अंदर, वो उस प्रोजेक्ट के अंदर कहीं भी एक्सेस किया जा सकते हैं ऑब्जेक्ट के थ्रू। अगला है प्राइवेट। प्राइवेट बेसिकली क्या होता है? एक्सेस इज ग्रांटेड टू ओनली कंटेनिंग क्लास। मीन्स आप जिस क्लास के अंदर उसको डिफाइन कर रहे हैं मेथड ऑफ प्रॉपर्टी, उसी क्लास के अंदर हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। उसके बाहर किसी अदर असेंबली या इनहेरिट तो होगा नहीं, उसको एक्सेस कर सकते हैं। प्रोटेक्टेड। प्रोटेक्टेड बेसिकली क्या होता है? Access is limited to the containing class, means parent class and the member of derived class, means child class और parent class। इसमें एक्सेस हो सकते हैं उनके सारे method of properties. It means a class which is the subclass of the containing class where the program can access a protected member. अगला है इंटरनल। ये इम्पोर्टेंट भी है क्योंकि आप जब भी क्लास क्रिएट करते हैं या इंटरफेस क्रिएट करते हैं वो इंटरनल या फिर पब्लिक होता है। इंटरनल ही होता है बाय डिफॉल्ट। तो एक्सेस लिमिटेड टू द ओनली करंट असेंबली। मीन्स करंट असेंबली के अंदर जो DLL फाइल होती है उसी के अंदर हम उसको एक्सेस कर सकते हैं इनसाइड द सेम नेम स्पेस। अगला है प्रोटेक्टेड इंटरनल। प्रोटेक्टेड इंटरनल करंट असेंबली और चाइल्ड क्लास के अंदर हम उसको एक्सेस लिमिटेड होता है।
इसका मतलब इज ग्रांटेड टू एनी क्लास विच इज डिराइव फ्रॉम द कंटेनिंग क्लास विद इन और आउटसाइड द करंट असेंबली। तो ये शॉर्ट शॉर्ट में आप बता सकते हैं, बहुत ज़्यादा इसमें पूछा नहीं जाता है। हो सकता है आपसे कुछ एक कोड दे दिया जाए और उसमें पूछा जाए कि वो उसको हम एक्सेस कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका कोर प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है इंटरव्यूज के अंदर, जब भी आप डॉट नेट या फिर डॉट नेट कोर के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं। इसमें चार चीज़ें होती है। पहला है एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है? ये हाइड करता है इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स को और एक्सपोज करता है एसेंशियल फंक्शनैलिटी टू द यूजर। मीन्स इसके अंदर हम केवल डेफिनेशन जो होता है वही यूज़र को दिखता है। जो चीज़ें ज़रूरी होती है यूज़र को दिखानी होती है केवल वही चीज़ होती है, बाकी चीज़ हाइड होती है। हाइडिंग द इम्प्लीमेंटेशन डिटेल ऑफ कॉन्सेप्ट एंड एक्सपोजिंग ओनली द एसेंशियल फंक्शनैलिटी टू द यूज़र। इसका मेन गोल होता है सिंप्लीफाई द कॉम्प्लेक्स फंक्शनैलिटी एंड प्रमोट द लूज कपलिंग। लूज कपलिंग मीन्स कोई भी क्लास ऑब्जेक्ट किसी और पे डिपेंडेंट ना हो। इसका एब्स्ट्रैक्शन का मेन मैकेनिज्म ये होता है, इसको अचीव किस तरह किया जा सकता है। तो बेसिकली इसको दो तरीके से अचीव किया जा सकता है। पहला है एब्स्ट्रैक्ट क्लास के थ्रू और दूसरा है इंटरफेस के थ्रू। एब्स्ट्रैक्ट क्लास डिफाइन ए कॉन्ट्रैक्ट that subclass was implemented and while interface only define the functionality without implementation details। तो यहाँ मैंने एक एग्जांपल भी शेयर किया हुआ है जिसके अंदर आपका इंटरफेस बना हुआ है आई पेमेंट मेथड, जिसके अंदर एक प्रॉपर्टीज़ है एक मेथड है। तो ये बेसिकली हमने यहाँ पे केवल डेफिनेशन दिया है, इसका इम्प्लीमेंटेशन वहाँ होगा जो इस क्लास को इनहेरिट करेगा उस क्लास के बेस पे। जैसे कि यहाँ क्रेडिट कार्ड पेमेंट है, तो क्रेडिट कार्ड के हिसाब से जो भी इसका प्रोसेस होता है पेमेंट करने का वो हम डिफाइन यहाँ करेंगे। इसी तरह डेबिट कार्ड के लिए अलग होगा और यूपीआई के लिए अलग होगा, तो उस तरीके से हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। अगला है आपका इनकैप्सुलेशन। इनकैप्सुलेशन बेसिकली क्या होता है? रैप अप कोड एंड डेटा अंडर ए सिंगल यूनिट, जो कि एक क्लास ही होता है। इसके अंदर क्या होता है? द वेरिएबल ऑफ डेटा of a class are hidden from any other class and can be accessed only through the any member function of their class in which they are declared। तो बेसिकली इसका जो भी पब्लिक एक्सेस स्पेसिफाई डिफाइन किए होंगे क्लास और प्रॉपर्टीज मेथड के, उस हिसाब से उसका स्कोप होता है और उसी हिसाब से हम उसको एक्सेस कर सकते हैं। इसका मेन गोल होता है प्रोटेक्ट डेटा इंटीग्रिटी एंड रिस्ट्रिक्ट अनऑथराइज्ड एक्सेस। मेन मैकेनिज्म ये होता है कि एक्सेस यूजिंग द एक्सेस मॉडिफायर लाइक पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड, जो कि मैंने अभी डिस्कस किया है, टू कंट्रोल द विजिबिलिटी ऑफ डेटा मेंबर एंड मेथड विद इन अ क्लास फ्रॉम अदर क्लास। यहाँ एग्जांपल भी शेयर किया हुआ, ये आप बता सकते हैं। अगला है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या होता है, क्या करता है? एक क्लास को अलाउ करता है बेस क्लास के फंक्शनैलिटी को चाइल्ड क्लास के अंदर एक्सेस करने का। वहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं, उसको रीडिफाइन कर सकते हैं। तो उसके सारे बेस क्लास के अंदर बेसिकली हम उनको रखते हैं जो हर जगह यूज़ होते हैं, चाइल्ड क्लास के अंदर यूज़ हो सकते हैं, और उन फंक्शनैलिटी को हमारी जगह यूज़ कर लेंगे और चाइल्ड क्लास में जो स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन होता है उसको हम अपना डिफाइन कर सकते हैं। की पॉइंट्स ये होते हैं कि इसके अंदर बेस क्लास होता है, डिराइव क्लास होता है जो कि हम चाइल्ड क्लास बोलते हैं उसको, एक्सेस मॉडिफायर होता है जो कि उसकी एक्सेसिबिलिटी उस मेंबर क्लास के मेंबर के स्कोप को डिफाइन करता है। उसके बाद मेथड ओवरराइडिंग होता है जिसके अंदर हम बेस क्लास के अंदर जो भी मेथड डिफाइन किया होता है उसको चाइल्ड क्लास के अंदर हम ओवरराइड कर सकते हैं। उसके बाद कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूशन ऑर्डर होता है। बेसिकली जब भी हम एग्जीक्यूट करते हैं तो ये किस तरीके से एग्जीक्यूट होता है, तो इसमें टॉप टू बॉटम एग्जीक्यूट है। मीन्स पहले बेस क्लास एग्जीक्यूट होगा, उसके बाद चाइल्ड क्लास, उसके बाद देन चाइल्ड क्लास। यहाँ मैंने एक एग्जांपल भी शेयर किया हुआ है जिसके अंदर एक बैंक अकाउंट क्लास है जो कि पब्लिक टाइप का है और उसके अंदर एक प्रॉपर्टीज है एक मेथड है। उसके
उसके बाद इसको इनहेरिट किया हुआ है 7वीं क्लास के अंदर, जिसके अंदर हम इंटरेस्ट रेट जो है वो अकाउंट टाइप के हिसाब से रीडिफाइन कर रहे हैं। अगला है इनहेरिटेंस का जो भी टाइप्स है सी शार्प के अंदर। उसमें पहला टाइप है सिंगल इनहेरिटेंस, एक सिंगल क्लास ही होगा, बेस क्लास। उसके बाद मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है, जो कि क्लास डिराइव फ्रॉम अदर डिराइव क्लास। उसके बाद है हियरार्किकल इनहेरिटेंस, मल्टीपल क्लास, यानी एक क्लास को कई सारे चाइल्ड क्लास इनहेरिट कर सकते हैं। उसके बाद मल्टीपल इनहेरिटेंस है, ये जो है सी शार्प के अंदर डायरेक्टली सपोर्ट नहीं होता है। इसको हम अचीव करते हैं इंटरफेस के थ्रू, क्योंकि इंटरफेस जो होता है वो मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट करता है। यहाँ मैंने एक डायग्राम भी शेयर कर रखा है, जिससे आप इजीली मेमोराइज कर सकते हैं और बता सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हो गया आपका अगला है पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स हैविंग मैनी फॉर्म्स, मीन्स एक ही एक सेम मेथड नेम का कई सारे मेथड बना सकते हैं, लेकिन पैरामीटर अलग होगा। So polymorphism is the ability of different class to respond the same method call in different way. You can create multiple object instance at multiple times through a single reference. Means अलग अलग क्लास के अंदर ये अलग अलग तरीके से बिहेव करेगा, और इट कैन अचीव ओनली थ्रू इनहेरिटेंस, इंटरफेस और वर्चुअल मेथड। ये बेसिकली दो तरीके से होते हैं, कंपाइल टाइम और रन टाइम। कंपाइल टाइम के अंदर आपका मेथड ओवरलोडिंग होता है, और रन टाइम के अंदर आपका मेथड ओवरराइडिंग होता है, जिसको हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। सो मेथड जो आपका कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होता है, इसमें कंपाइलर डिसाइड करता है कि कौन सा मेथड कब कॉल होगा, विच मेथड टू कॉल एट द मोमेंट यू बिल्ड योर कोड। इसको अचीव कर सकते हैं मेथड ओवरलोडिंग के थ्रू और ऑपरेटर ओवरलोडिंग के थ्रू। मेथड ओवरलोडिंग बेसिकली वही होता है कि हम मल्टीपल मेथड बनाते हैं सेम नाम से, लेकिन पैरामीटर डिफरेंट होता है। जैसा कि मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल भी शेयर किया हुआ है, जिसमें ऐड मेथड है और उसके अंदर पैरामीटर अलग अलग है। तो इसके अंदर एक ट्रिकी क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे मान लीजिए दूसरा वाला ऐड मेथड है, उसके अंदर इंट ए है, बी है, सी है। अगर हम इंट ए इक्वल टू 1 कर दें तो क्या ये चलेगा कि नहीं चलेगा? तो बेसिकली ये कंपाइल टाइम एरर देगा, हम इस तरीके से अचीव नहीं कर सकते हैं। दूसरा एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि पैरामीटर को हम किस तरीके से अचीव कर सकते हैं। तो ये केवल पॉलीमॉर्फिज्म को हम केवल पैरामीटर के थ्रू ही अचीव कर सकते हैं। अगला टाइप इसका है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। इसमें क्या होता है, द डिसीजन ऑफ विच मेथड टू कॉल इज डिले अंटिल द प्रोग्राम इज एग्जीक्यूटली रन। जब तक प्रोग्राम रन नहीं हो जाता तब तक ये डिसाइड करता है कौन सा मेथड कॉल करना है। इसको हम मेथड ओवरराइडिंग के थ्रू ही अचीव कर सकते हैं, रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म को। तो मेथड ओवरराइडिंग के अंदर क्या होता है, इट अलाउ अ डिराइव्ड क्लास टू प्रोवाइड ए स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ मेथड दैट इज ऑलरेडी डिफाइंड इन इट्स बेस क्लास। ठीक है, तो बेस क्लास के अंदर हम जो भी मेथड को डिफाइन किए रहते हैं, उसको हम चाइल्ड क्लास के अंदर रीडिफाइन कर सकते हैं। उसको स्पेसिफिक इम्प्लीमेंटेशन हम कर सकते हैं चाइल्ड क्लास के अंदर। इसके अंदर हम वर्चुअल और ओवरराइड कीवर्ड यूज़ करते हैं। तो जिस मेथड को हम ओवरराइड करना चाहते हैं, बेस क्लास के अंदर हम वर्चुअल कीवर्ड यूज़ कर लेते हैं, और चाइल्ड क्लास के अंदर ओवरराइड कीवर्ड यूज़ करते हैं। तो उसका फिर हम उसको रीडिफाइन कर सकते हैं, लेकिन इट मस्ट बी हैव द सेम सिग्नेचर, मीन्स नाम, नेम, रिटर्न टाइप और पैरामीटर जैसे बेस क्लास के अंदर है वैसा ही होना चाहिए। और वर्चुअल और एब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड हम यूज़ कर लेते हैं बेस क्लास के अंदर, और डिराइव क्लास के अंदर आपका ओवरराइड कीवर्ड यूज़ कर लेते हैं। अगला है एब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड इंटरफेस। एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो होता है बेसिकली ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है डॉटनेट के अंदर, और ये ज़रूर पूछा जाता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। एब्स्ट्रैक्ट क्लास क्या होता है? एब्स्ट्रैक्ट क्लास सिंपल क्लास की तरह ही होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, हम इंस्टेंट डायरेक्टली क्रिएट नहीं कर सकते। जब भी हम क्लास
चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तब इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है. So it means it inherited by the other class, which will then implement or override its abstract method. It allows for both abstract and non-abstract, means without implementation or with implementation. इसका मेन पर्पज होता है abstract क्लास का यूज बनाने का. It provides a common base class with default implementation और shared behavior. मीन्स अगर एक क्लास के अंदर जो भी हम मेथड डिफाइन है वो उसका बिहेवियर सेम है, इम्प्लीमेशन सेम है, हम वहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट क्लास को क्रिएट कर सकते हैं. अगर डिफरेंट है इम्प्लीमेंटेशन तो हम इंटरफेस का यूज़ करते हैं. तो इंटरफेस इज ए कॉन्ट्रैक्ट, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है. इंटरफेस इज ए कॉन्ट्रैक्ट that defines set of method properties that a class must be implement. इंटरफेस कैन नॉट प्रोवाइड एनी इम्प्लीमेंटेशन, लेकिन ये नए हिसाब के अंदर ये प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली करते नहीं हैं हम लोग. इसका मेन पर्पस होता है टू डिफाइन ए कॉन्ट्रैक्ट. कॉन्ट्रैक्ट का मतलब यहाँ पे ये है कि आप इंटरफेस के अंदर जो भी प्रॉपर्टीज और मेथड डिफाइन किए हुए हैं, जहाँ जहाँ भी हम इंटरफेस को इनहेरिट किए हुए हैं वहाँ पे उसका इम्प्लीमेंटेशन ज़रूर होना चाहिए. अगर नहीं किए हैं तो आपको कंपाइल टाइम एरर दे देगा. इसके अंदर एक काफ़ी अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हेन वी शुड गो फॉर दैट इंटरफेस और एब्स्ट्रैक्ट क्लास. तो इसमें आप ये बता सकते हैं, इफ़ वी नो द इम्प्लीमेंटेशन विल रिमेन सेम so we can put it inside abstract class, but when we know the implementation different from class to class then we should go for the interface. So basically वही हो गया इसके डेफिनेशन के हिसाब से. अगर कॉमन डिफॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन और शेयर बिहेवियर है तो हम एक्स्ट्रा क्लास यूज़ कर लेंगे, अगर डिफरेंट है तो इंटरफेस यूज़ कर लेंगे. एग्जाम्पल आप ये दे सकते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर कि सिस्टम सपोर्ट डिफरेंट टाइप ऑफ नोटिफिकेशन लाइक ईमेल, एसएमएस, पुश नोटिफिकेशन. इसके अंदर क्या होता है, रिसिपेंट और मैसेज सेम होंगे, इम्प्लीमेंटेशन में भी डिफर करें. तो यहाँ पे हम एब्स्ट्रैक्ट क्लास को यूज़ कर सकते हैं. और इंटरफेस के अंदर क्या कर सकते हैं, सिस्टम सपोर्ट मल्टीपल पेमेंट मेथड लाइक क्रेडिट कार्ड, पेपॉल, डेबिट कार्ड. तो वहाँ पे हम इम्प्लीमेंटेशन जो होता है वो अलग अलग होगा, प्रोसेस करने का तरीका अलग अलग होगा. तो वहाँ पे हम इंटरफेस का यूज़ कर सकते हैं. एक एग्जांपल आप और भी दे सकते हैं. यहाँ पे बैंक अकाउंट के अंदर सेविंग अकाउंट होता है, करेंट अकाउंट होता है और भी बहुत सारे होते हैं. तो सबका इंटरेस्ट रेट जो होता है वो अलग अलग होता है. तो उस केस में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटरफेस का यूज़ कर सकते हैं सिनेरियो में. इसका आपका डिफरेंशिएशन भी पूछा जा सकता है. तो आप यहाँ बता सकते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो होता है वो पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड क्लास मेंबर को सपोर्ट करता है, जबकि आपका इंटरफेस होता है वो पब्लिक और इंटरनल को सपोर्ट करता है. दूसरा ये है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर हम कंस्ट्रक्टर क्रिएट कर सकते हैं, इंटरफेस के अंदर हम कंस्ट्रक्टर नहीं होता है कोई. उसके बाद होता है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो होता है वो मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट नहीं करता है, जबकि इंटरफेस आपका मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट करता है. उसके बाद एक काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, अ क्लास कैन बी इनहेरिटेड बाय ओनली वन एब्स्ट्रैक्ट क्लास. मीन्स एक क्लास जो होता है वो केवल एक ही एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इनहेरिट कर सकता है, जबकि आपका इंटरफेस मल्टीपल इनहेरिटेंस को सपोर्ट करता है. तो एक क्लास मल्टीपल इनहेरिटेंस को इनहेरिट कर सकता है. और भी बहुत सारे 10 पॉइंट मैंने यहाँ दे रखे हैं, आप जो भी बताना चाहें बता सकते हैं. लेकिन इसमें कम से कम अगर आपसे एक डिफरेंशिएशन पूछा जाता है तो कम से कम आप कोशिश करिए कि 3 से 4 ज़रूर बताएं. ठीक है. अगला है स्ट्रिंग और स्ट्रिंग बिल्डर. स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग बेसिकली इम्यूटेबल होता है. इसका मतलब ये होता है कि एक बार आप क्रिएट कर दीजिए, उसके बाद ये चेंज नहीं हो सकता. अब जितनी बार इसको आप यूज़ करेंगे, इसका नए वैल्यू डिफाइन करेंगे इसके अंदर, एक स्ट्रिंग के अंदर, तो वो नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करना. नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का मतलब ये हो गया कि आपका नया मेमोरी एलोकेट होगा. सो you could not create it after it is it create a new object of string type in memory if you will perform any operation. यहाँ मैंने एग्जांपल भी दे रखा है, जैसे वेलकम हो गया, उसके अंदर फिर मैं हेलो और फिर वर्ल्ड को
डाल रहा हूँ, तो ये बेसिकली अलग अलग मेमोरी एलोकेट करेगा, नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। और ये 3 मेथड को सपोर्ट करता है, प्लस इक्वल टू, रिप्लेस और सब स्ट्रिंग। उसके बाद आपका हो गया स्ट्रिंग बिल्डर। ये जो होता है म्यूटेबल टाइप होता है सी शार्प के अंदर। इसका मतलब ये है कि इफ ऑपरेशन परफॉर्म ऑन द स्ट्रिंग बिल्डर इट विल नॉट क्रिएट एन इंस्टेंस एवरी टाइम। वही हो गया, बार बार ये ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं करेगा। ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करेगा मतलब कि ये एक ही मेमोरी एलोकेट करेगा। तो ये काफ़ी कम कॉस्टली पड़ेगा स्ट्रिंग से। स्ट्रिंग आपका ज़्यादा मेमोरी कॉस्टिंग हो गया। ठीक है। इसके बाद इसमें अपेंड, इंसर्ट और रिमूव, ये 3 मेथड सपोर्ट होते हैं। और यहाँ पे एग्जांपल भी दे रखा है, आप इसको देख सकते हैं। इसके अंदर आपका कोडिंग क्वेश्चन भी दिया जा सकता है, बेसिकली डिबगिंग करने की पर्पज से दिया जा सकता है, किस तरीके से यूज हो रहा है, और आपको डिटेल में पूछा जा सकता है स्ट्रिंग और स्ट्रिंग बिल्डर के अंदर। इसके बाद आपका हो गया डेलीगेट। अगला क्वेश्चन है आपका डेलीगेट और उसके टाइप्स। ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जा रहा है अगर आप जिस इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं डॉट नेट के लिए, वो उसमें आपको अगर प्रीवियस जनरेशन के जैसे डॉट नेट फ्रेमवर्क पर बेस बने कोई एप्लीकेशन जैसे विंडोज़ एप्लीकेशन हो गए या वेब फॉर्म एप्लीकेशन हो गए, जो ASP डॉट नेट वेब फॉर्म आता है ASPX वाले, अगर उसके अंदर उनको ज़रूरत होगा तो फिर ये क्वेश्चन ज़रूर उठता है डेलीगेट। डेलीगेट बेसिकली क्या होता है, ये जो होता है मेथड के रेफरेंस को होल्ड कर सकता है। ये एक वेरिएबल होता है। इसके अलावा टू पास द मेथड एज अ पैरामीटर टू अदर मेथड, इट कैन बी चेंज एट रन टाइम। Delegate are specially used for implementing event and callback method, और delegate are implicitly derived from the system.delegate class। तो अगर आपने ओल्ड लेगेसी प्रोजेक्ट पर काम किया हुआ है तो वहाँ पे होता है ना, बटन के लिए क्लिक इवेंट होता है, ड्रॉप डाउन के लिए सेलेक्ट इंडेक्स चेंज इवेंट होता है, टेक्स्ट बॉक्स के लिए टेक्स्ट चेंज इवेंट होता है। तो ये सारे जो हैं इवेंट जो है वो मल्टी क्लास डेलीगेट के अंदर ही इम्प्लीमेंट किए होते हैं बियॉन्ड द कोड। तो वहाँ पे ये एग्जांपल आप देख सकते हैं, रियल टाइम एग्जांपल है आपका। ये बेसिकली 2 टाइप के होते हैं, सिंगल डेलीगेट और मल्टी क्लास। सिंगल के अंदर आपका टाइप से ऑब्जेक्ट दैट पॉइंट टू मेथड, एक ही मतलब होता है डेलीगेट। मल्टी क्लास के अंदर सिंगल डेलीगेट कैन बी एक्चुअली पॉइंट टू द मल्टीपल मेथड। एक सिंगल डेलीगेट होता है जिसके अंदर हम प्लस इक्वल टू ऑपरेटर का यूज करके हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, मल्टीपल मेथड को कॉल कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल भी दिया हुआ है, नोटिफाई मल्टी हैंडलर, जिसके अंदर मैसेज पास कर रहे हैं और मल्टी हैंडलर प्लस इक्वल टू सेंड SMS, कई सारे हम प्लस इक्वल टू से हम कई सारे मेथड अपना मैसेज पास कर सकते हैं। ये एग्जांपल आप देख सकते हैं, वैसे तो एग्जाम्पल पूछा नहीं जा सकता है, लेकिन आपका डेफिनेशन और क्या टाइप है और मल्टीकास्ट को हम किस तरीके से अचीव कर सकते हैं प्लस इक्वल टू ऑपरेटर को, ये जरूर बताना चाहिए। अगला क्वेश्चन आपका हो गया जेनेरिक। व्हाट इज जेनेरिक और क्यों हम यूज करते हैं जेनेरिक। तो जेनेरिक बेसिकली क्या होता है, इट अलाउ फॉर द क्रिएशन ऑफ रीयूजेबल कोड बाय क्रिएटिंग पैरामीटराइज्ड टाइप। सिंपल टर्म में समझे तो हम एक क्लास बनाते हैं जो कि उसका हम कोई टाइप डिफाइन नहीं करते हैं, उसको हम टी टाइप का बनाते हैं जो कि एक पैरामीटराइज्ड टाइप होता है। जो भी टाइप हम भेजते हैं, जैसे हम यहाँ पे जैसे हम लोगों ने क्या किया है, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है ट्रांजेक्शन जो कि टी टाइप का है। तो टी के अंदर जहाँ भी हम ट्रांजेक्शन क्लास को यूज़ करेंगे, टी के अंदर हम कोई ना कोई क्लास, आपका इंटरफेस या कोई टाइप भेजेंगे, तो वो जो होगा वो उस टाइप का ही वैल्यू प्रोसेस करेगा और रिटर्न करेगा। ठीक है। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, अगर हम जेनेरिक क्लास बनाते हैं तो हम डुप्लीकेशन को रिड्यूस कर सकते हैं, कोड डुप्लीकेशन नहीं होगा। हम ट्रांजेक्शन बना लिए, अगर ट्रांजेक्शन रिलेटेड हमको बहुत सारी जगह यूज़ करना है, हम लोग को यूज़ करना है, तो हम इसको यूज़ कर सकते हैं। बार बार कोड लिखना नहीं पड़ेगा, बस टाइप भेजो और काम हो गया अपना।
Generic also help in reducing of code duplication as it possible to write generic class method that can work any data type. जैसे मैंने बताया, कुछ बिल्डिंग डेटा टाइप होते हैं जेनरिक के, जैसे लिस्ट ऑफ टी, डिक्शनरी ऑफ टी, लेबल ऑफ टी, हैश सेट होता है। तो ये सारे आपका बिल्ड इन कुछ जेनरिक टाइप्स होते हैं। पूछा भी जाता है डायरेक्टली इस तरीके से नहीं पूछा जाता है, कुछ कभी कभी पूछा जाता है कि जेनरिक टाइप्स क्या होते हैं, तो आप ये जेनरिक ही बताएंगे वहाँ पे भी, लेकिन एग्जाम्पल के साथ बताएंगे और किस तरीके से ये यूज होता है, एग्जाम्पल दे देते और अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन है गार्बेज कलेक्टर। गार्बेज कलेक्टर क्या होता है? डॉटेड का यही फीचर है जो कि ऑटोमेटिक मेमोरी को आपका मैनेज करता है। तो बेसिकली क्या होता है कि जब भी एप्लीकेशन रन होता है तो वो कुछ ना कुछ स्पेस जो है मेमोरी के अंदर, उसका ऑब्जेक्ट जो भी क्रिएट होगा मेमोरी के अंदर स्पेस लेके रखेगा। तो जीसी क्या करता है, एप्लीकेशन के अंदर वो स्कैन करता रहता है कि कौन सा ऑब्जेक्ट अभी यूज़ में है, कौन सा नहीं यूज़ है। जो ऑब्जेक्ट यूज़ में नहीं है उसको रिलीज कर देता है मेमोरी से, जो है उसे स्टिल रहने देता है। तो then GC free up the memory that is no longer be used, and object that no longer be used marked for the garbage collection and their memory free automatic by the garbage collector. With the garbage collector, developer don't need to worry about manual allocating or releasing the memory. Garbage collector take care of the memory management automatically, and it can reduce the risk of memory leak or other issues. तो ये आप बता सकते हैं। और डॉटेड कोर के अंदर आपका डिस्पोज होता है, तो वो बेसिकली हमारा तो डेवलपर ही डिफाइन करता है किस तरीके से मेरी मेमोरी जो है रिलीज होगा। नहीं तो आपका फाइनली मेथड होता है, फाइनलाइज बेसिकली होता है वहाँ पे। फाइनलाइज बेसिकली गार्बेज कलेक्टर को ही यूज करता है। तो ये आप बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है रेफ वर्सेस आउट। ये बेसिकली कीवर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो जब भी आप किसी मेथड से आपका मल्टीपल वैल्यू रिटर्न हो रहा है तो हम लोग वहाँ पे रेफ और आउट यूज कर सकते हैं। रेफ कीवर्ड क्या होता है इन सीज़ाप इज यूज्ड passing the argument by a reference, need to initialize ref parameter before passing it and get error। और out क्या होता है? Out is a keyword passing the argument to method as a reference type। It is generally used when a method return multiple value। out parameter no need to initialize out parameter before passing it। तो रेफ के अंदर हम इसकी रेफरेंस पास करते हैं, जो भी जैसे मान लीजिए पर्सन क्लास बनाया, उसका हम रेफ और ऑब्जेक्ट यूज कर लेंगे, तो वहाँ पे हम रेफरेंस भेज रहे हैं उस पर्सन का, ठीक है। उसके बाद आउट जो होता है, जब यहाँ भी हम इस मेथड को कॉल कर रहे होते हैं तो वो कुछ ना कुछ रिटर्न करेगा, तो वो हम आउट के थ्रू हम उसको प्रिंट कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। अगर मल्टीपल है, जैसा कि ये मैंने एग्जांपल भी एक शेयर किया हुआ है, गेट अकाउंट डिटेल्स के अंदर अकाउंट नेम और बैलेंस ये दो आउट पैरामीटर है। जहाँ भी हम गेट अकाउंट डिटेल्स को हम कॉल कर रहे हैं, वहाँ पे हम अकाउंट नेम और बैलेंस दोनों एक साथ हम अचीव मीन्स एक्सेस कर सकते हैं उसके वैल्यूज़ को। तो ये हो गया। दूसरा ये है कि रेफ के अंदर हम अगर हम यूज़ कर रहे हैं तो इसको इनिशियलाइज करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये कंपाइलर एरर दे देगा। और आउट आपका आपका वैल्यू एक्सेस करने के लिए हो गया, ठीक है। तो ये हो गया रेफ और आउट। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका सी शार्प के अंदर, पूछा भी जाता है और कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट के अंदर या बड़े प्रोजेक्ट के अंदर ये बहुत ज़्यादा यूज़ भी होता है, क्योंकि ज़्यादा मेमोरी ये कंज्यूम नहीं करता है। सो दैट्स ऑल। यही था आज का सी साहब का ये पहला पार्ट था, जिसके अंदर मैंने 15 से ज़्यादा क्वेश्चन आपके साथ शेयर किया हुआ है। इसका एक पार्ट 2 भी जल्दी आएगा, जिसके अंदर भी और 15 से ज़्यादा क्वेश्चन है। कुल टोटल 30 से ज़्यादा क्वेश्चन है केवल सी साहब के अंदर। इसके अलावा मैं .NET कोर और वेब API के भी आपके इंटरव्यूज़ के क्वेश्चन शेयर करूँगा। आपका कोडिंग का हो गया। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, क्वेश्चन हो, आप कमेंट में ज़रूर पूछिए। और
चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको जब भी नए वीडियोस हैं आपको नोटिफिकेशन मिल जाया करे। तो यही था आपका। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें शेयर करूँगा मैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नए वीडियो में इसी इंटरव्यूज़ और प्रोग्रामिंग, कोडिंग क्वेश्चन और बहुत सारी चीज़ें हैं। सो बाय बाय।